व्हाट्स अप वीडियो फैमिली, द बिगिनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा था आर्ट, सिल्वी और एली ये तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक गार्ड आकर आर्ट को खबर देता है डिकेथियन की जो मेन डिफेंस वॉल है वहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा मानविस्त के द्वारा हमला किया गया है। आर्ट बिना टाइम गवाए सिल्वी, एली और बू इन चारों को लेकर फटाक से वॉल पर पहुंच जाता है। इन लोगों के पास अभी भी कुछ घंटों का टाइम बचा हुआ है। इसी कारण से आर्ट, ट्रोडियस और बाकी सारे कैप्टन के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा होता है। ट्रोडियस अपना प्लान बताता है जिसके अकॉर्डिंग सोल्जर्स के बहुत बड़े नंबर्स को आगे जाकर मानविस्त से फाइट करना है। प्रॉब्लम की बात यह है एल्बेंथ के जितने भी सोल्जर्स आगे जाकर फाइट करेंगे सारे के सारे मारे जाएंगे। एल्बेंथ इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि और कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है। तभी ट्रोडियस की नजर आर्ट के ऊपर पड़ती है जो कि काफी डीप थिंकिंग में होता है और टेबल को टेप किए जा रहा होता है। ट्रोडियस के पूछने पर आर्ट कहता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है दुश्मनों की तरफ से वॉल के ऊपर ये उनका आखिरी हमला होने वाला है। ये सुनकर सारे कैप्टन हैरान होते हैं और पूछते हैं जनरल आर्थर आपको ऐसा क्यों लगता है। आर्ट कहता है कैप्टन जेस्मिया आपने बताया कि आपकी ट्रूप ने मिलकर एलेक्रियंस के ज्यादातर टेलीपोर्टेशन गेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जेस्मिया कहती है हाँ ये बात सच है, मेरी ट्रूप्स ने कई सारे एलेक्रियन गेट्स को डिटेक्ट किया और उन सभी को खत्म कर दिया है। आर्ट कहता है ये बात तो हम सभी जानते हैं, हमारे टेलीपोर्टेशन गेट्स के कंपैरिजन में एलेक्रियंस के टेलीपोर्टेशन गेट्स काफी ज्यादा अनस्टेबल है। एलेक्रियन गेट्स का माना फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है जिस कारण से एलेक्रियंस जितनी बार भी टेलीपोर्टेशन गेट्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कई सारे एलेक्रियंस तो गेट में ट्रेवल करने से ही मारे जाते हैं और उनके लीडर्स फिर भी उनसे ट्रेवल करवाते हैं। इसी बात का कंक्लूजन ये निकलता है गेट्स के डिस्ट्रॉय होने के कारण से एलेक्रियंस के पास सप्लाईज की बहुत ही ज्यादा कमी है। वॉल के ऊपर वो लोग दूसरा हमला नहीं करने वाले क्योंकि अटैक तो दूर की बात हो गई, उनके लिए बिना सप्लाईज के सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। जरूर से उनका प्लान यही है, वॉल को गिराने के लिए वो लोग इसी अटैक में अपना 100% देने वाले हैं। ट्रोडियस कहता है हाँ ठीक है, लेकिन इस बात से हमारे प्लान के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आर्ट कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सोल्जर्स को सेक्रीफाइस करके वॉल को प्रोटेक्ट करना उतना ज्यादा भी जरूरी नहीं है। अगर वॉल डिस्ट्रॉय हो भी जाती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये सुनकर कैप्टन जेस्मिया और एल्बेंथ आर्ट की बात से एग्री करते हैं। एल्बेंथ कहता है अगर इससे मेरे सोल्जर्स की जान बचाई जा सकती है तो ये सही है, लेकिन ट्रोडियस कहता है कि वो अपने प्लान को आर्ट की फीलिंग या फिर अंदाजे के ऊपर आगे नहीं बढ़ा सकता। ट्रोडियस का जो प्लान है वो कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन आर्ट का प्लान कहीं न कहीं एक अंदाजा है। आर्ट कहता है हम वॉल को तो दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन अगर सोल्जर्स की जानें चली गई उन्हें दोबारा से वापस नहीं ला सकते। ट्रोडियस कहता है हम ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, क्या होगा अगर वॉल टूटने के जस्ट बाद ही कोई दूसरा अटैक हो गया। आर्ट कहता है अगर ऐसा है तो हम अपने सोल्जर्स की मदद से खुद को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर हमारे सोल्जर्स ही नहीं बचे तो वॉल की कंडीशन कितनी भी अच्छी होने पर हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आर्ट की ये बात सुनकर ट्रोडियस की बोलती बंद हो जाती है। फिर ट्रोडियस आर्ट से कहता है प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। प्लान के अंदर आर्ट कुछ चेंजेस करता है, फिर ये मीटिंग खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद आर्ट बाहर जाकर सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग वगैरह करने लग जाता है। आर्ट इस वक्त वार्म अप कर रहा होता है और सोल्जर्स को टिप्स दे रहा होता है ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। आर्ट के पास गेविक और केलम आते हैं और फाइट के लिए डिस्कस करते हैं, लेकिन आर्ट इन दोनों को अपने साथ फाइट करने से मना कर देता है। गेविल को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि आर्ट के साथ इन दोनों को कमांडर वीरियन ने भेजा है, लेकिन आर्ट इन दोनों को इतना लायक ही नहीं समझता कि ये दोनों आर्ट के साथ में लड़ सके। गेविक आर्ट के बारे में यही सोच रहा होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। थोड़े टाइम पहले गेविक के एक पेंडेंट के जरिए आर्ट को पता चलता है कि गेविक की एक डॉटर है। आर्ट ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जरूरत से ज्यादा हाई लेवल की फाइट में जाकर गेविक और केलम मारे जाए। इसके बाद सोल्जर्स के साथ ट्रेन करते करते ही आर्ट को किसी की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनते के साथ ही सिल्वी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं टेसिया की है। फाइनली दोस्तों 10,000 चैप्टर्स के बाद न जाने कितने दिन हो चुके हैं टेसिया की एंट्री हुई है। सिल्वी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो भागकर टेसिया को गले लगा लेती है, लेकिन भाई दुख की बात तो ये है टेसिया सिल्वी को पहचानती ही नहीं है। टेसिया सोच रही होती है आखिर ये बच्ची कौन है जो इस तरह से आकर मुझसे गले लग गई है। आर्ट सोचता है टेसिया गलत भी नहीं है। एक समय पर टेसिया सिल्वी को किसी फोक्स मानाबिस्ट की तरह एकदम किसी पेट की तरह सहलाती थी, लेकिन आज वही एक इंसान की तरह उसके सामने आ गई है। खैर दोस्तों थोड़ी ही देर में सिल्वी के सींगों के कारण से टेसिया उसे पहचान जाती है और अच्छे से मिलती है। नेक्स्ट सीन में टेसिया, आर्ट और सिल्वी ये तीनों वॉक कर रहे होते हैं। तभी टेसिया आर्ट से कहती है क्या बात है, कुछ फनी हुआ है। आर्ट बिना रियलाइज किए ही टेसिया को देखकर स्माइल किए जा रहा था। बंदे की खुशी नहीं समा रही है एकदम मेरी तरह। आर्ट कहता है
कुछ नहीं, मैं तो बस सिल्वी को देख रहा था, तुम्हें देखकर कितनी ज्यादा खुश हो चुकी है। टेसिया कहती है अच्छा क्या मेरे यहाँ होने से तुम खुश नहीं हो। यहाँ थोड़ी देर वॉक करने के बाद टेसिया सिल्वी को अलग भेज देती है एली के पास। टेसिया यहाँ पर आर्ट को नए नए स्टॉल्स और मर्चेंट्स का सामान दिखाती है। एक तरफ से ये दोनों तोता मैना यहाँ पर डेट एंजॉय कर रहे हैं और रही बात वॉर की, वॉर का क्या है वो तो होती रहेगी। आर्ट के साथ टेसिया काफी ज्यादा खुश है और टेसिया अलग अलग रिएक्शन दे रही होती है और टेसिया को खुश देखकर आर्ट को भी मजा आ रहा होता है। इसके बाद टेसिया आर्ट को एक कुक के पास लेके जाती है जिसका सूप और मीट यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब सारे लोग उसे पसंद करते हैं। यहाँ पर सोल्जर्स की काफी लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन जैसे कुक को पता चलता है बाहर एक लांस आया है, फटाक से दौड़कर बाहर आता है। आर्ट और टेसिया को बढ़िया सी स्पेशल डिश खिलाता है। इस डिश को लेकर ये दोनों साइड में चले जाते हैं और अपनी नॉर्मली बातचीत करने लग जाते हैं। टेसिया को आर्ट एक निवाला अपने हाथों से खिलाता है। जैसे टेसिया इस निवाले को खाती है, आर्ट काफी ज्यादा शर्मा जाता है, मतलब बंदा आज से पहले इतना ज्यादा तो कभी नहीं पिघला है। खाना खाने के बाद ये दोनों फिर से टाइम पास करने लग जाते हैं। आर्ट एक दुकान पर जाता है जहां से वो एक बच्चे के पास से एक पेंडेंट खरीदता है। नेक्स्ट सीन में आर्ट टेसिया को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर चला जाता है जहां पर ये दोनों बैठ जाते हैं। टेसिया को यहाँ का नजारा बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी आर्ट कहता है वैसे तुम एल्नोयर किंगडम में वापस कब जाने वाली हो। टेसिया कहती है बस आज रात को ही मैं अपनी यूनिट और टीम के साथ यहाँ से निकलने वाली हूँ। यह सुनकर आर्ट कहता है चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें यहाँ रहकर इन माना बिस्ट से फाइट नहीं करना पड़ेगा। टेसिया कहती है ओए एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं भी अब मिड सिल्वर कोर पर जा चुकी हूँ। आर्ट कहता है अरे हाँ मैंने नोटिस नहीं किया था और तुम पहले से और ज्यादा मेच्योर भी हो चुकी हो। आर्ट खुद में एक बात रियलाइज करता है। इतनी देर से आर्ट सोच रहा था कि ये सारे सिल्वी के इमोशंस है जो कि मेरे अंदर फैल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आर्ट टेसिया को देखता है आर्ट के खुद के इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अपन लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं आर्ट अपने आप को हमेशा टेसिया के मामले में होल्ड बैक करते हुए आ रहा है। आर्ट हमेशा से यही सोचता है कि अगर टेसिया को किसी दिन आर्ट की सच्चाई पता चल गई कि उसकी एज कितनी ज्यादा है तो टेसिया का रिएक्शन कैसा होने वाला है, टेसिया आर्ट के बारे में क्या सोचेगी। लेकिन आर्ट आज यहाँ पर पहली बार इन सभी बातों को साइड में रखते हुए खुद से ये मानता है कि वो टेसिया को पसंद करता है और ये भी सोचता है अगर आर्ट अपनी पुरानी लाइफ की मेमोरीज के साथ पैदा नहीं हुआ होता तो न जाने कितने समय पहले ही आर्ट टेसिया को एक्सेप्ट कर लेता और हो सकता है सामने से ही अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता। आर्ट अपने पास से पेंडेंट निकालता है और टेसिया को देता है। टेसिया कहती है ये क्या है। आर्ट जवाब देता है ये एक चार्म पेंडेंट है जो कि कपल्स एक दूसरे को देते हैं। टेसिया इसे लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कहती है ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। आर्ट जवाब देता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनते ही टेसिया को खुशी के मारे झटका लगता है और फटाक से खड़ी हो जाती है जिसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। टेसिया कहती है रुको जरा, क्या मैंने सही सुना, तुम मुझे किस तरह से पसंद करते हो, एक दोस्त की तरह या बहन की तरह। आर्ट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सेम उसी तरीके से पसंद करता हूँ जैसा कि एक लड़का लड़की को करता है। टेसिया को हद से भी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन ये दोनों इस वक्त वॉर के बीच में खड़े हैं। दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं। इन दोनों की ड्यूटीज कितनी ज्यादा बड़ी है और अपनी ड्यूटीज को समझते हैं। आर्ट टेसिया से एक प्रॉमिस लेता है चाहे कुछ भी हो जाए इस वॉर के अंदर हमें सरवाइव करना है। ये वॉर हमें जीतनी है ताकि हम अपना फ्यूचर एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता सके। आर्ट ने जो पेंडेंट दिया है इसे आधा करके पहना जाता है, यानी कि इसके दो हिस्से होते हैं और जैसे ही मिलते हैं एक दिल का शेप बनता है। दोनों जन इस पेंडेंट को पहन लेते हैं और टाइटली एक दूसरे से गले लगते हैं। लेकिन तभी आर्ट की नजर पड़ती है बहुत सारे माना बिस्ट के ऊपर जो कि एकदम ही करीब पहुंच चुके हैं। जो अंदाजा इन लोगों ने रिपोर्ट्स के जरिए लगाया था उसके अकॉर्डिंग ये माना बिस्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी आ चुके हैं। एक्चुअली में इन लोगों को लग रहा था कि ये माना बिस्ट एक दिन से ज्यादा लगाने वाले हैं यहाँ तक पहुँचने में। दोनों जन सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। सारे माना बिस्ट कुछ ही घंटों के अंदर वॉल पर पहुंचने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एलेक्रियन मिल्व्यू के ऊपर। वही एलेक्रियन जो कि एल्सायर फॉरेस्ट के अंदर एरे प्लांट कर रहा है। एक्चुअली में दोस्तों ये मिल्व्यू एक लड़की है। इतनी देर से मैं इसको लड़का मान रहा था, भारी मिस्टेक हो गई। मिल्व्यू फॉरेस्ट के अंदर अकेली भाग रही होती है। भागते भागते मिल्व्यू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मिल्व्यू लगातार रो रही होती है क्योंकि अब उसके तीनों साथी पीछे हटक चुके हैं। काफी लंबी दूरी तय करने के बाद मिल्व्यू अपने क्रेस्ट को एक्टिवेट करती है और एरिया को सेंस करती है। मिल्व्यू को पता चलता है जितना इसने सोचा था एरे पॉइंट्स उससे भी ज्यादा दूर है। एरे कोई डिवाइस जैसी चीज है जिसके 3 पॉइंट्स है जिसको कनेक्ट करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिल्व्यू मन में कहती है मुझे ये करना ही होगा अपने भाई के लिए जो कि मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे उसके पास वापस लौटना होगा। इसका भाई एलेक्रिया के एक हॉस्पिटल में है जिसे कोई बीमारी वगैरह है और ये यहाँ पर वॉर में फंस चुकी है। अचानक से मिल्व्यू को एक ट्रिक पता चलती है जिससे कि वो अपने
ब्लड का इस्तेमाल करके खुद के माना की पावर बढ़ा सकती है। मिल्व्यू एक जगह पर गड्ढा खोद लेती है और अपने अंगूठे को काटकर उसके अंदर ब्लड की ड्रॉप्स डालती है। ब्लड का इस्तेमाल करने से मिल्व्यू को इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। एरे की जो पावर है काफी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, लेकिन इसके बदले में थोड़ा थोड़ा इसका ब्लड लॉस हो रहा होता है, जिसके कारण मिल्व्यू की हालत खराब हुए जा रही होती है। मिल्व्यू को लगातार झाड़ियों से भी अलग चोटें लग रही होती है, जिससे अलग और ब्लड लॉस हो रहा है। वीकनेस के कारण मिल्व्यू जमीन पर गिर जाती है और बेहोश होने वाली होती है। एकदम लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर फेन वापिस आ जाता है। फेन मिल्व्यू को उठा लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है। फेन कहता है तुम हिम्मत नहीं हार सकती। तभी मिल्व्यू नोटिस करती है फेन का एक हाथ बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है। अचानक से इन दोनों को फिर सेंस होता है कोई इनका पीछा कर रहा है। इसी कारण से फेन यहीं पर रुक जाता है और मिल्व्यू को आगे जाने के लिए कहता है। मिल्व्यू फेन को दोबारा से बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन फेन जबरदस्ती मिल्व्यू को भगा देता है। एकदम पूरी तरीके से खराब हालत में भी मिल्व्यू काफी दूर तक भागती है, लेकिन हद से ज्यादा कमजोरी के कारण मिल्व्यू फिर से गिर जाती है और अब की बार तो मिल्व्यू सिर्फ मौत का ही इंतजार कर रही होती है। लेकिन इसी मोमेंट पर फेन दोबारा से आ जाता है। फेन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फेन मिल्व्यू को सपोर्ट देता है और फुल अंधेरे में ही रात भर भागते रहते हैं। सुबह होने लग जाती है और फाइनली काफी देर के बाद ये अपने एरे पॉइंट के पास पहुंच जाते हैं। मिल्व्यू फटाक से अपना काम कंटिन्यू करती है, एरे पॉइंट को सेट करने लग जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एल्बोंड आ जाता है। एल्बोंड के साथ साथ यहाँ पर एक दूसरा एल्फ भी होता है, जो कि फेन से फाइट करने लग जाते हैं। फेन लड़ाई के साथ साथ लगातार मिल्व्यू को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। मिल्व्यू हद से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसके अंदर बिल्कुल भी माना नहीं बचा एरे को पावर देने के लिए। ये लगातार कोशिश किए जा रही है और अपने ब्रदर को याद कर रही है। किसी भी हालत में इसको अपने ब्रदर के पास पहुंचना होगा। मिल्व्यू अपने बहुत सारे ब्लड का इस्तेमाल करती है पावर को बढ़ाने के लिए, जिससे कि इसकी आंखों के सामने धुंधलापन आने लग जाता है। लगातार कोशिश करते हुए मिल्व्यू को यह रियलाइज हो जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगी और अपने ब्रदर से माफी मांगने लग जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं वापस नहीं लौट पाऊंगी। पीछे की साइड पर फेन ने एल्बोंड और दूसरे एल्फा को पकड़ के रखा है ताकि मिल्व्यू अपना काम अच्छे से कर पाए। अचानक से मिल्व्यू की नजर एक टावर जैसी दीवार के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर 100 से भी ज्यादा एल्फ खड़े हैं और अपना अटैक लॉन्च कर चुके हैं। मिल्व्यू अपनी डिटर्मिनेशन के कारण एकदम लास्ट मोमेंट पर 3 पॉइंट एरे को कनेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। एरे के तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देने से अब एलेक्ट्रियन आर्मी में जितने भी सेंट्री है सभी को एल्सायर फॉरेस्ट का पूरा डाटा मिल चुका है, जिस कारण से अब बिना किसी दिक्कत के एलेक्ट्रियन आर्मी एल्सायर फॉरेस्ट के अंदर इंटर हो सकती है। एल्नोयर किंगडम का जो मेन डिफेंस है, यानी कि ये फॉरेस्ट अब किसी भी काम में नहीं आने वाला। मिल्व्यू अपने लास्ट मोमेंट पर थोड़ी सी पावर इकट्ठा करती है और स्माइल करके कहती है अब तुम्हारा खेल खत्म। भाई साहब दोस्तों, इससे पहले कि सीन चेंज हो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। भाई जो ये मिल्व्यू और फेन की साइड का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है, भाई लिटरली क्या ही सटीक पॉइंट ऑफ व्यू है। भले ही मिल्व्यू दुश्मनों की साइड से थी, लेकिन मैं कब से उम्मीद कर रहा था कि एल्फ लोग फेल हो जाए और ये अपने भाई से किसी तरह वापस मिल ले। जो टेंशन जो बिल्डअप यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, भाई मेरे को तो बहुत पसंद आया। खैर दोस्तों, ये वॉर का टाइम है, दुश्मनों के साथ ऐसा होना एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन मेरे को जेन्युइनली मिल्व्यू के लिए बुरा फील हो रहा है। खैर दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है आर्ट और टेस के ऊपर। ये दोनों अभी भी उसी माउंटेन की चोटी पर है। यहाँ पर टेस काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी है। आर्ट कहता है टेस चिंता मत करो, यहाँ पर मैं हूँ, तुम अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करो, तुम्हें एल्नोयर किंगडम में जाना है। टेसिया का एल्नोयर किंगडम में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लंबे समय से बैकअप के लिए रिक्वेस्ट आ रही है और अब तो भाई और भी ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि अब डायरेक्ट अटैक होने वाला है एल्नोयर किंगडम के ऊपर। जाने से पहले टेसिया अचानक से आर्ट को पकड़ती है और किस कर देती है। फाइनली दोस्तों, इन दोनों तोता मैना की सेकेंड किस और इसी के साथ टेसिया यहाँ से जंप लगाकर नीचे चली जाती है। आर्ट अपने लिप्स को टच करते हुए सोच रहा होता है, हाँ ये क्या हुआ भाई। इसी के साथ दोस्तों, इस वाले वीडियो को भी खत्म करने का टाइम आ चुका है। बहुत ही जल्द एक बहुत ही भयंकर फाइट होने वाली है। जल्द का मतलब सचमुच में जल्द ही अगले वीडियो में ही आर्ट की खतरनाक फाइट होने वाली है, जिसे देखकर मजा आने वाला है। एल्नोयर किंगडम के ऊपर भी हमला हो चुका है। जो आर्मी इतने टाइम से रुकी हुई थी फॉरेस्ट के कारण, वो भी अब आगे बढ़ चुकी है। अगले वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये सब जानने के लिए सारे के सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।